देखते हैं कि कांग्रेस में अब नेतृत्व उस तरह से काम नहीं करता है। कांग्रेस का नेतृत्व नाकारा हो चुका है, इसलिए हम एक बेहतर पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं। तो जिस तरह से सत्ता से बाहर है मध्य प्रदेश में, आप 25 साल हो गए हैं, लगभग ये 5वां कार्यकाल है जब आप सत्ता से अध्यक्ष हो गए। वो बोला करते हैं कि इस बार हम 1 महीने पहले 2 महीने पहले प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे और क्षेत्र में जाकर वो प्रचार प्रसार शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली है। कई ऐसे बड़े नेता थे जो मुख्यमंत्री के ओहदे के लिए पूरी तरह से फिट थे, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो, तमाम तरह की बातें हुई। लेकिन अब जब लोकसभा चुनावों की लिस्ट जारी हुई है, वो इतनी चौंकाने वाली मुझे नहीं लगती है। मध्य प्रदेश में 24 सीटें हैं। शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से चुनाव लड़ाया गया है, तो इसमें कोई चौंकाने वाली जैसी बात नहीं है, क्योंकि वो 5 बार से विदिशा से चुनाव जीत चुके हैं। सांसदी का 5 बार वहां के सांसद रह चुके हैं। इसके बाद वो प्रदेश की राजनीति में और कोई फैसला आया, उसी में सबको उसी में कार्य करना है और उसके लिए कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में अगर विधानसभा चुनाव की अगर आप बात करते हैं तो टिकट वितरण होने के बाद कई टिकटें फिर बदली है। जो आप सोचिए कि 25 साल में कोई नेता रहा होगा और वो 25 साल का रहा होगा जब कांग्रेस की सरकार थी 2003 में, और 2024 में वो लगभग 50 साल का हो गया। आधी जिंदगी उसकी खत्म हो चुकी है, वो अभी तक सत्ता में नहीं आ पाया है। नमस्कार, मैं निशांत मिश्रा और आप सभी रीवा स्टोरी मीडिया देख रहे हैं। जैसा कि कल देर रात शाम को बीजेपी ने अपने 195 सीटों पे प्रत्याशी की घोषणा की है। तो मध्य प्रदेश में 29 सीटों में से 24 सीटों की घोषणा हो चुकी है। बात करें बिंद में, तो बिंद में चारों सीटों में बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं हम बात करें, मैं आपको बता दूं कि कुछ सीटों में बीजेपी ने अपने वर्तमान सांसदों का टिकट भी काटा है। भोपाल से प्रज्ञा सिंह का टिकट काटकर उनकी जगह पूर्व मेयर आलोक शर्मा को टिकट दिया गया है। बात करें गुना के केपी यादव की जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट मिला है। बात करें सागर से मौजूदा सांसद राज बहादुर सिंह की बजाय महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष लता बानखेड़े को टिकट दिया गया है। वहीं बात करें रतलाम से जीएस डामडोर की जगह मोहन सरकार में वन मंत्री रहे नागर सिंह चौहान की पत्नी अनीता नागर सिंह चौहान को मौका दिया गया है। वहीं बात करें विदिशा से रमाकांत भार्गव की जगह पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को चुनावी मैदान में उतारा गया है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में कयास लगाए जा रहे थे कि मोहन यादव की कंपेयर शिवराज सिंह चौहान से हर जगह की जाती थी। इसी प्रश्न को अब पूर्ण विराम लगाते हुए बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली के राजनीति में उतारने का फैसला किया है। हमारे साथ पत्रकार अभिषेक तिवारी जी हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत आपका। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कल जैसा कि आपको भी पता होगा कि बीजेपी ने 195 सीटों पे अपनी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बिल्कुल। क्या लगता है आपको, बीजेपी पहले ये स्टेप ले लेती है अभी प्रत्याशियों की घोषणा, और हर वो काम में बीजेपी पहले स्टेप लेके अपनी चाल चल देती है? क्या ये कांग्रेस के ऊपर कोई मनोबल दबाव, मानसिक दबाव बनाने के लिए करती है ये चीज़ कि अगर हम प्रत्याशी पहले की घोषणा कर देते हैं तो कांग्रेस फिर जल्दबाजी में प्रत्याशी की घोषणा उलटफेर ऐसे कर देती है, जो विधानसभा में हुआ था वो लोकसभा में जल्दबाजी करन चुनाव गड़बड़ा जाए उनका? क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। देखिए, जब भी चुनाव शुरू होते हैं, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा को, पिछले 3-4 चुनावों से लोकसभा और विधानसभा को मिलाकर मेरा अनुभव रहा है कि जैसे ही चुनाव आने वाले होते हैं तो सबसे पहले ये डंका पीटा जाता है कांग्रेस की ओर से कि अरे इस बार बहुत जल्दी हमको प्रत्याशी की घोषणा करना है, और पिछला चुनाव हम इसलिए भी हार गए थे कि प्रत्याशियों को उतना मौका अपने क्षेत्र में नहीं मिल पाया था। इस बार भी यही हुआ, और ये बातें कार्यकर्ता वहाँ के नहीं करते हैं, वहाँ के बड़े नेता करते हैं। जैसे कमलनाथ जी हो गए, दिग्विजय सिंह हो गए, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हो गए, वो बोला करते हैं कि इस बार हम 1 महीने पहले 2 महीने पहले प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे और क्षेत्र में जाकर वो प्रचार प्रसार शुरू करेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली है टिकट वितरण में। ये एक बहुत बड़ा, जैसा कि आपने कहा कि मानसिक दबाव, बहुत बड़ा मानसिक दबाव है दूसरी पार्टियों के लिए, क्योंकि इतना हावी होके अटैकिंग मोड में चुनाव लड़ती है बीजेपी। वो हमेशा कहती है कि हम 24 घंटे और पूरे 365 दिन चुनाव लड़ने के मोड में रहते हैं, हम कभी भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये उनकी तैयारी दिखाता है। और
पहली लिस्ट 195 सीटों की जारी करना बहुत बड़ी सीट है। मध्य प्रदेश में तो लगभग सारी सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, केवल 4-5 सीटें ही बची हैं। 29 में से 24 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर यह बीजेपी की एक मजबूत कहना चाहिए कि तैयारी को दिखाती है। वहीं कांग्रेस के लिए ये निश्चित तौर पर एक दबाव है, मानसिक दबाव है। दूसरी ओर कांग्रेस अपने बचाव में ये कह सकती है कि अब हम बेहतर तरीके से और जातियों के समीकरण को साध कर अपने प्रत्याशी घोषित कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का प्रत्याशी सामने आ चुका है, तो वो दूसरे नज़रियों में उसको सकारात्मक बना सकते हैं। बात की जाए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, राजस्थान में 21 संसदों को उतारा गया था। मौजूदा संसद को बीजेपी ने उतारा था, जिसमें से 12 संसद ने तो जीत हासिल की थी विधानसभा में, लेकिन 9 संसद हार गए थे। वहीं बात किया जाए हमारे विंध्य में सतना और सीधी, तो सीधी में तो रीति पाठक जी जीत गई थी, लेकिन सतना से संसद जी हार गए थे, तो फिर भी उनको मौका दिया गया। तो क्या कहेंगे इसमें आपकी, क्या बीजेपी उनको फिर से उतार के सही की या फिर उसमें कुछ उसकी रणनीति होगी? देखिए क्या है कि विधानसभा चुनाव में जब सांसदों को उतारा गया था, विधानसभा चुनावों की जब लिस्ट आई थी तो बहुत चौंकाने वाली थी जी। केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया गया था, बड़े नेताओं को दिल्ली से लेकर भोपाल में विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया था। उसके बाद तमाम तरह की बातें हुई कि इन्हें किस तरह की जिम्मेदारियों से नवाजा जाएगा अगर ये चुनाव जीतते हैं, क्योंकि कई ऐसे बड़े नेता थे जो मुख्यमंत्री के ओहदे के लिए पूरी तरह से फिट थे, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो, तमाम तरह की बातें हुई थी। लेकिन अब जब लोकसभा चुनावों की लिस्ट जारी हुई है, वो इतनी चौंकाने वाली मुझे नहीं लगती है। मध्य प्रदेश में 24 सीटें हैं। शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से चुनाव लड़ाया गया है, तो इसमें कोई चौंकाने वाली जैसी बात नहीं है, क्योंकि वो 5 बार से विदिशा से चुनाव जीत चुके हैं, सांसदी का 5 बार वहाँ के सांसद रह चुके हैं। इसके बाद वो प्रदेश की राजनीति में और मुख्यमंत्री बने। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को गुना से उतारा गया, तो ये कोई बड़ी चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस से वो हमेशा से गुना से ही चुनाव लड़ते रहे हैं। वी.डी. शर्मा को लेकर ये बातें हुई कि उनको भोपाल में उतारा जा सकता है, लेकिन वो भोपाल से नहीं उतरे। एक बार फिर से उन्हें खजुराहो की सीट दी गई, जो उनकी पुरानी लोकसभा सीट है। पिछली बार भी उनका संसदीय क्षेत्र खजुराहो रहा है। तो ऐसा कोई बड़ा काम बीजेपी ने टिकट वितरण में ऐसी कोई चौंकाने वाली निर्णय नहीं लिया है। अब आप सांसदों की बात कर रहे हैं, तो जितने सांसद चुनाव हारे हैं उनको सेट करना भी बीजेपी का काम है। तो अगर हम विंध्य क्षेत्र की बात करें, जैसा कि आपका सवाल है कि 2 सांसदों ने चुनाव लड़ा था, एक रीति पाठक थी जो और एक सतना से गणेश सिंह जी थे। गणेश सिंह जी बहुत बड़े ओबीसी नेता हैं। विंध्य क्षेत्र की भी मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य से आप देखेंगे तब भी उनका कई बड़े जो आयोग बने हैं उसमें भी उनकी सदस्यता और अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका रही है ओबीसी वर्ग को लेकर। और अपने क्षेत्र के बड़े नेता हैं, 4 बार के सांसद हैं, लेकिन वो विधानसभा का चुनाव 2023 का हार गए थे कांग्रेस प्रत्याशी डब्बू से। सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू से, सुखलाल कुशवाहा के पुत्र हैं डब्बू, और कांग्रेस से एक बार विधायक रह चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से उनको टिकट देना कैसा निर्णय है, ये भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है। जातिगत समीकरण अगर हम सतना के देखते हैं, और दूसरा मोदी जी का जो फैक्टर है, जो चेहरा है, वो निश्चित तौर पर बीजेपी को प्लस पॉइंट पर खड़ा करता है, क्योंकि वहाँ का जातिगत समीकरण ओबीसी वर्ग का ज़्यादा है, और बीजेपी का जो एक कोर वोट बैंक है वो भी उनके साथ जाता है। सतना का चुनाव हारने के बाद हालांकि उनका मनोबल थोड़ा सा घटा है। अब देखना है कि इसका कितना प्रभाव लोकसभा चुनाव में पड़ता है। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि जब विधानसभा चुनाव हमने उन्हें हरा दिया है, तो लोकसभा में पूरी तरह से उनको हराएंगे। लेकिन अगर हम पिछले 3-4 चुनावों से देखें, तो गणेश सिंह ने काफ़ी बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को चुनाव हराया है, चाहे वो सुखलाल कुशवाहा हो, चाहे वो राजेंद्र सिंह हो जो कि विधानसभा उपाध्यक्ष रहे हैं, काफ़ी वरिष्ठ नेता और पढ़े लिखे नेता हैं, चाहे वो अजय सिंह राहुल हो, बड़े क्षत्रप माने जाते हैं कांग्रेस के, उनको उन्होंने 2014 में चुनाव हराया। 2019 में उन्होंने राजाराम त्रिपाठी को चुनाव हराया। तो कुल मिलाकर बड़े नेताओं को हराया है, तो एक उनको चुनाव लड़ने का जो तरीका है वो मालूम है। अब देखना है कि इस बार क्या कुछ जनता फैसला करती है। वहीं अगर आप सीधी की बात करें, तो सीधी में विंध्य की एकमात्र सीट है जो बदलाव किया गया है। डॉक्टर राजेश मिश्रा की यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा। राजेश मिश्रा जी को टिकट दिया गया है। राजेश मिश्रा जी काफ़ी समय से बीजेपी के संगठनों से जुड़े रहे हैं, उन्हें कई पदों से नवाजा गया है। लेकिन जब 2023 में सीधी की टिकट रीति पाठक जी को मिलती है, तो राजेश मिश्रा जी को ये नागवार गुजरता है, और उन्होंने एक पत्र लिखा था कि बीजेपी में मेरा काम कुछ नहीं है, इसलिए मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। तो अब ऐसा लगता है कि उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए और उन्हें संतुष्ट करने के लिए, उनको उस ओहदे से नवाजने के लिए जिसके वह हकदार हैं, वो बीजेपी कर चुकी है। और बात की जाए रीवा सीट से, तो यहाँ जनार्दन मिश्रा को तीसरी बार मौका मिला है, इसमें क्या कहेंगे आप?
जनार्दन मिश्रा जी की एक निर्विवाद छवि और उनका जो एक फक्कड़पन है वो जमीनी नेता के रूप में, जमीनी नेता के रूप में उनकी बातचीत जो है, उनके भाषण जो है, उनके जो क्रियाकलाप हैं, चाहे वो स्वच्छता को लेकर हो, चाहे वो अपनी योजनाओं को लेकर हो, जिस तरह से वो लोगों से मिलते हैं, नेताओं से मिलते हैं, मंच पर बोलते हैं, तो एक ये बात है कि 10 साल के सांसद हैं लेकिन कभी ऐसे विवादों में नहीं पड़े। उस हिसाब से केवल विवादों में अगर रहे हैं तो अपने वक्तव्य को लेकर रहे हैं। तो ये छवि जो है वो शायद केंद्रीय नेतृत्व को उनकी पसंद आई, उनका ये कार्य करने का तरीका पसंद आया। जमीनी नेता है और एक बार फिर से उन्हें मौका मिला है जी। लेकिन ये कहा जा रहा था कि इस बार जनार्दन मिश्रा जी की टिकट कटेगी और तमाम दावेदार सामने आए थे, चाहे वो इस समय वर्तमान में जो जिलाध्यक्ष हैं अजय सिंह पटेल, चाहे वो कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि सिमरिया से चुनाव हार चुके केपी त्रिपाठी जी को भी मौका मिल सकता है। गौरव तिवारी एक युवा चेहरा है, जब भी चुनाव आता है वो सक्रिय हो जाते हैं। प्रज्ञा त्रिपाठी भी, और प्रज्ञा त्रिपाठी पूर्व सांसद चंद्रमण त्रिपाठी जी की बेटी है और उन्हें ऐसा लग रहा था कि गुड़ से टिकट मिलेगा, लेकिन जब गुड़ से एक बार फिर से नागेंद्र सिंह जी को टिकट मिला तो उनकी टिकट कट गई। तो ये माना जा रहा था कि सांसदी की टिकट उन्हें मिल सकती है, लेकिन फिलहाल बीजेपी ने इन सब अटकलों पर विराम लगा दिया है। एक बार फिर से तीसरी बार जनार्दन मिश्रा जी चुनावी मैदान पर हैं। एक बार वो सुंदरलाल तिवारी जी को हरा चुके हैं, बहुत बड़े कद्दावर नेता रहे हैं अपने जमाने के, अब तो स्वर्गीय हो चुके हैं। उनके बेटे को दोबारा चुनाव हराया था काफी बड़े अंतर से, तो इस बार उनका। जैसा कि सांसदों की बात हुई तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिन सांसदों की हमने बात की है, नरेंद्र सिंह तोमर जो मुरैना लोकसभा सीट से थे, जिनको दिमनी विधानसभा सीट से लड़ाया गया था और उन्होंने जीत दर्ज की और वो संसदीय से इस्तीफा दे दिए थे। राकेश सिंह थे जबलपुर लोकसभा सीट से, जिनको जबलपुर पश्चिम से लड़ाया गया था, जो जीत दर्ज की और उन्होंने भी संसदीय से इस्तीफा दे दिया था। उदय प्रताप सिंह थे जिनको नर्मदापुरम से लोकसभा सीट से सांसद थे, उनको लड़ाया गया था गाड़रवाड़ा से, उन्होंने भी जीत दर्ज की और उन्होंने संसदीय से इस्तीफा दे दिया। बात की जाए बिंद में रीति पाठक जो लोकसभा सीट सीधी से आती हैं, उनको लड़ाया गया था विधानसभा सीधी से ही, उन्होंने भी जीत दर्ज की और उन्होंने भी संसदीय से इस्तीफा दे दिया। प्रहलाद पटेल दमोह लोकसभा सीट से हैं और नरसिंहपुर से उन्होंने जीत दर्ज की थी। और बात की जाए गणेश सिंह की और फग्गन सिंह कुलस्ते की, दो चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने हार का सामना किया और इनको बीजेपी ने दोबारा मैदान पे उतार दिया है। तो कुल मिलाकर बीजेपी अपने जो हारे हुए सांसद हैं उनको ऐसे एकदम से निकाल के बाहर नहीं फेंकना चाह रही है, एक बार फिर से मौका देना चाहती है चुनाव जीतने के लिए। जैसा कि आपने बताया कि जबलपुर से राकेश सिंह जी थे तो उनकी जगह आशीष दुबे को मौका मिला है। दमोह से प्रहलाद पटेल जी चुनाव लड़े हुए थे, अब विधायक बन चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं, तो उनकी जगह पर राहुल लोधी को चुनाव लड़ाया गया। राहुल लोधी उमा भारती से भी संबंधित है, राहुल लोधी युवा चेहरा है। अच्छा अभिषेक भैया, क्या आपको लगता है कि कल ही 2 मार्च को राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी वो मुरैना में इंटर की है, तो क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में कुछ प्रभाव पड़ेगा इस यात्रा का, या फिर पूरे देश में ही वो यात्रा कर रहे हैं तो कुछ प्रभाव देखा जा सकता है? देखिए कितना असर पड़ता है। 2018 में भी वो एक यात्रा लेकर आए थे मध्य प्रदेश में और उसके बाद बिंद ने तो उनका साथ उतना नहीं दिया था, लेकिन सरकार बदल गई थी जी। तो कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि उनकी यात्रा का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन ये विधानसभा का चुनाव था, 2018 की मैं बात कर रहा हूँ जी, विधानसभा का चुनाव था। लोकसभा चुनाव में अब उनकी यात्रा का कितना असर पड़ेगा जब मोदी जी जैसा बड़ा चेहरा उनके सामने है और उनके चेहरे पर ही ज्यादातर जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीतते आए हैं और उनको खुद को ये बात पता है। ये कोई ऐसी नई बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ना किसी के ऊपर आरोप है। और इस बार राम मंदिर तमाम देश में बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा राम मंदिर का मुद्दा है। और जिस तरह से कांग्रेस का जो रवैया रहा है, हो सकता है उनकी रणनीति हो, पर लोगों को, आम लोगों को मेरी समझ से ये पसंद नहीं आया, क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे को कांग्रेस अगर राजनीति मान रही थी तो ये एक सामाजिक और धार्मिक मुद्दा था। तो लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस को जाना चाहिए था। तो इसका एक बहुत बड़ा असर है और इस असर को भुनाने के लिए बीजेपी तैयार है पूरी तरह से और हर जगह राम मंदिर की बात की जा रही है। लेकिन राम मंदिर ही सिर्फ मुद्दा नहीं है। आप देखेंगे बीजेपी के नेताओं की, मोदी जी की अगर बात करते हैं, या जो एक वहाँ पर एक लेयर बनाई जाती है नेताओं की, जो पहला व्यक्ति बोलता है वही आखिरी व्यक्ति बोलता है। तो हर व्यक्ति
जो चीजें कह रहा है उसको आप गौर करिए उस पर कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो कहीं ना कहीं भारत के लोगों को और मतदाताओं को ये जताने की कोशिश है कि मोदी जी के ही नेतृत्व में सब कुछ हो रहा है और सब कुछ होगा। तो ये एक भरोसा दिलाने की बात है और गारंटी की बात तो है ही। मोदी जी कहते हैं कि सभी गारंटियों को पूरी करने की गारंटी है मोदी की गारंटी, तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अब राहुल गांधी की यात्रा का कितना असर पड़ता है वो तो खैर अब वक्त के, जैसा कि कमलनाथ को पीसीसी अध्यक्ष से हटा दिया गया, जीतू पटवारी को लाया गया है, क्या लगता है कि युवा चेहरे बनाए गए हैं अध्यक्ष, तो ये जो लोकसभा प्रत्याशी उतारने की बात हुई है तो क्यों कांग्रेस देरी कर रही है? क्या आपको लग रहा है कि ये कांग्रेस लोकसभा कैंडिडेट उतारने में देरी क्यों कर रही है? कांग्रेस के पास बड़ी दिक्कत ये है कि उनका नेतृत्व और उनका जो संगठन है वो इस हिसाब से कार्य नहीं करता है। वहाँ दावेदार बहुत होते हैं और दावेदार मुखर होते हैं। अब इसको लोकतंत्र भी, आंतरिक लोकतंत्र भी कहा जाता है कि भाई हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि आप भी खिलाफ में बोल सकते हैं, आप भी खिलाफ में बोल सकते हैं। बीजेपी में ऐसा नहीं है। एक बार केंद्रीय नेतृत्व का कोई फैसला आया उसी में सबको कार्य करना है, उसी में कार्य करना है और उसके लिए कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में अगर विधानसभा चुनाव की अगर आप बात करते हैं तो टिकट वितरण होने के बाद कई टिकटें फिर बदली गई हैं। एनपी प्रजापति की टिकट बदली गई थी, आपको याद होगा, गोटेगांव से, नरसिंहपुर से। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो शिवराज सिंह चौहान का ही दे दिया जाए कि उनको बताइए कि मुख्यमंत्री पद से हटा के उनको अब दिल्ली की राजनीति में हालांकि भेज दिया गया है। कांग्रेस अपना समीकरण ही नहीं बना पाती है। आप हमारे जो भी बड़े नेता हैं, जो भी बड़े छत्रप थे, उनके पिछलग्गू जो नेता हैं वो भी प्रयास करते रहते हैं टिकट के लिए, तो उनका अलग दबाव होता है। केंद्रीय नेतृत्व के एक सर्वे का वो अलग दबाव होता है और कुछ लोग वास्तव में जमीन में काम करते हैं वो अलग दबाव पार्टी में बनाए रखते हैं कि भाई हमको टिकट मिलनी चाहिए। तो इस तरह असंतुष्टों की संख्या वहाँ पर बढ़ जाती है और उस तरह का उनका अनुशासन शायद नहीं है कि वो अपनी बातों को इस तरह से मनवा लें, पार्टी जिसे टिकट दे उसी के लिए कार्य करें, ऐसा वहाँ पर कम होता है। अभिषेक भैया, आखिरी में 2 प्रश्न और हैं मेरे। जी। इस समय पूरे भारत देश में एक माहौल बनाया जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता हो या फिर छोटे नेता हो, वो बीजेपी में जाने में उनकी होड़ लगी है। क्या लगता है कि बीजेपी ईडी और सीबीआई के डर के कारण ये नेता जा रहे हैं या फिर अपनी स्वेच्छा से उनको कांग्रेस में कुछ भविष्य दिख नहीं रहा अपना? दोनों बातें बहुत सही आपकी हैं। जब भी कोई नेता जाता है तो आप देख लीजिए कि भविष्य नहीं दिखता है और ऐसी बातें, हालांकि मंच से ये बातें या पब्लिकली ये बातें कोई नहीं कहता है जाने के बाद कि वहाँ पर भविष्य नहीं था, पर ये बातें कहते हैं कि कांग्रेस में अब नेतृत्व उस तरह से काम नहीं करता है, कांग्रेस का नेतृत्व नाकारा हो चुका है, इसलिए हम एक बेहतर पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं। तो जिस तरह से सत्ता से बाहर है मध्य प्रदेश में, आप 25 साल हो गए हैं, लगभग ये 5वां कार्यकाल है जब आप सत्ता से बाहर, 18-12 महीने की सरकार छोड़ दी जाए तो निश्चित तौर पर एक जो युवा है, जो आप सोचिए कि 25 साल में कोई नेता रहा होगा और वो 25 साल का रहा होगा जब कांग्रेस की सरकार थी 2003 में, और 2024 में वो लगभग 50 साल का हो गया, आधी जिंदगी उसकी खत्म हो चुकी है, वो अभी तक सत्ता में नहीं आ पाया है जी। तो एक भविष्य का सवाल भी, उसका चिंता तो है, जाहिर तौर पर चिंता है। लेकिन जो कांग्रेस में नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश, या जो कांग्रेस में बचे हुए लोग हैं वो ये बोलते हैं कि ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर, क्योंकि देखा गया अभी दिल्ली में आप देख लीजिए, झारखंड में हेमंत सोरेन के देख लीजिए, अभी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को भी सम्मान भेजा गया। प्रदेश में देखिए कि कमलनाथ जी के जाने की बात की जा रही है जी। ये कितना दुखद है कि एक पार्टी के लिए कितना दुखद है, कांग्रेस के लिए, कि उनका सबसे बड़ा नेता जो चेहरा रहा हो मुख्यमंत्री का, उसके बीजेपी में जाने की बात की जा रही थी और वो डिनाई नहीं कर रहे थे। सबसे बड़ी बात तो ये है, हालांकि नकुल नाथ ने तो अभी डिनाई कर दिया है। 3 दिनों तक वो पूरे मीडिया को ये कहने को तैयार नहीं थे, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देते कि ये जो बातें हैं ये भ्रामक हैं। ये तो वो कहीं बोल रहे थे हम तेरही में जा रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे थे कि हम सबसे पहले आपको बताएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भ्रम पैदा करती हैं और कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करती हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता निराश हुए जिस तरह की खबरें चली। बाद में भले आप मीडिया को दोष दे दे कि ये मीडिया की मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ नहीं था। अगर ऐसा था तो आप पहले दिन सामने आते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, अपने बड़े नेताओं के साथ बैठते, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कहते कि ये जो चीजें मेरे खिलाफ चल रही है ये मेरे ऊपर व्यक्तिगत लांछन है और ये ऐसी कोई चीज नहीं है। तो एक कार्यकर्ता उत्साहित होता। तमाम रीवा जैसे शहरों से
छोटे छोटे कस्बों से, गांवों से लोग दुखी थे। कांग्रेस से जो जुड़ा हुआ वर्कर था वो पत्र लिख रहा था, सोशल मीडिया में डाल रहा था कि जिनके लिए हमने लाठियां खाई हैं, जो वही जा रहा है बीजेपी, वो बीजेपी में चला जाएगा। तो कमलनाथ जी ने खूब हतोत्साहित किया। 3 दिनों के भीतर अब कहीं ना कहीं विश्वास डिगा है उनके। कल डॉक्टर मोहन यादव का इंटरव्यू द लल्लन टॉप चैनल में आया है। उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल नकुल नाथ को बीजेपी में आना पड़ेगा। अब बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट पार्टी है कि वो किसी को लाने की बात कर सकती है, क्योंकि छिंदवाड़ा से एक मात्र सीट है कांग्रेस की, वही बची है। अगर वो भी चले जाएंगे तो जब कमलनाथ और नकुल नाथ जी को नहीं आए वो बीजेपी में, या नहीं लिया गया बीजेपी में, दोनों बातें हैं, मैं खुलकर नहीं कह सकता हूं। कहा तो ये जाता है कि प्रदेश का जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो कमलनाथ को बीजेपी में लाने के खिलाफ था। ज्योतिरादित्य सिंधिया खिलाफ थे, कैलाश विजयवर्गीय खिलाफ थे, और उन्होंने अपने नेतृत्व को ये कहा कि कमलनाथ और नकुल नाथ को लाने की कोई जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही 29 सीटें आपको दे रहे हैं। विजयवर्गीय का एक बयान भी आया था कि हम बासी फल थोड़ी लेंगे, हमको फल ही लेना होगा तो हम ताजा फल लेंगे। और उनका ये बयान था कि कमलनाथ जी के लिए हमेशा बंद है हमारे दरवाजे। और तो आपने बात कही कि उन्होंने कहा कि नकुल नाथ को कभी न कभी आना पड़ेगा छिंदवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी में। तो बीजेपी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट और मजबूत स्थिति में है। अगर वो ऐसा कहते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात को बल देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री और बड़े पद पर हैं। तो और जिस तरह से माहौल बना हुआ है, तो इससे नकारा भी नहीं जा सकता, कोई भी कहीं जा सकता है। कमलनाथ जी खुद कह चुके हैं कि सब स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं।